हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की रिवीजन करा देता हूँ क्लास 10th के रिवीजन के लिए। ये सभी रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिवीजन में सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। और मैंने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग अगर कंटिन्यू रिवीजन कर लेते हो या सीख लेते हो, या जो भी इतने जो 20 कॉन्सेप्ट में इसमें 20 कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर कहीं आपको भूल जाता है तो आप इसको बुक से भी रिवाइज कर सकते हो या इस वीडियो के थ्रू। लेकिन मैंने ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो आइए आज उस क्वेश्चन को करते हैं। और मैंने इसका पीडीएफ भी दे दिया है, तो जिन लोगों को पीडीएफ लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुरंत उनको लिंक दूंगा टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में आप लोग जानते ही हो कि केमिकल रिएक्शन जो होता है कि वो, अगर मैं बोलूँगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं एक जनरल वे में बताता हूँ। पहले तो हमारा रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब ये रॉ मटेरियल को मैं कुछ कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। रॉ मटेरियल को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे ही तो नहीं होगा, रॉ मटेरियल कुछ ना कर, या तो हम उसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे या हीट करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एरो मार्क कहीं पे ऐसा रहे तो आप याद रखना कि इसके टेल हिस्सा जो होता है ना, ये रिएक्टेंट की तरफ होता है, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है ना। रिएक्टेंट जिसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं, राइट। अभिकर्मक ये बोला जाता है। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो होता है उत्पाद होता है, हिंदी में इसे उत्पाद बोलते हैं। और दिस इज न्यू सब्सटेंस, ये क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होते हैं। तो नए जो पदार्थ बनते हैं रिएक्शन के दौरान, और इस एरो के ऊपर जो बैठता है उसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट, है ना। और ये कैटलिस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा, टर्म्स को थोड़ा बता देता हूँ डिफाइन करके, आपको यहाँ पे देखना है आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, देखो कैसे, देखो। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपसे यहाँ पे तीन चीजें हैं, रिएक्टेंट, कभी कभी आपको रिएक्टेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप याद रखना, सिंपली याद रखो, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जितने भी होते हैं, रॉ मटेरियल्स ये रिएक्टेंट होता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का सिंपल मीनिंग अगर आप समझे तो, मान लो कोई भी चीज ऐसे रखा हुआ है, जैसे एक आइस की बात करूं मैं, आइस को आप ऐसे ही रख दो, और सेम आइस का एक एक आइस क्यूब लेना और उसको आप कहीं रख करके उसे हीट करो, आप देखोगे कि जिसे आप हीट कर रहे हो वो ज़्यादा क्या हो रहा है, तेजी से मेल्ट हो रहा है। लेकिन जो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी एडिशनल, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई भी एडिशनल सब्सटेंस या एडिशनल एक्टिविटी करते हैं, दिस इज कैटलिस्ट, है ना। तो जैसे हीट हमारा क्या हो गया, एज ए कैटलिस्ट हो गया, जैसे सनलाइट हो गया कैटलिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी दे करके आप आयनाइज करते हो, दिस इज कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, कंट्रोल, टू कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और तीसरा टर्म इसका इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन हो जाता है ना, आफ्टर रिएक्शन मतलब कंप्लीट होने के बाद मेरे को ये देखने को मिला कि ये क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस मेरे को मिला, न्यू, न्यू सब्सटेंस मिले। तो जो न्यू सब्सटेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। देखो, तो ये था हमारा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि C+O2, तो
ऐसा लिखा और मैंने लिखा CO2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज कार्बन, है ना, ये क्या है, कार्बन है, कार्बन, ठीक है ना। अब ये कार्बन है और ये रहा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपसे मैं पूछूंगा कलेक्टिवली कॉल्ड, तो आप बोलोगे सर रिएक्टेंट है ये दोनों, क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ये होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा हिट कर दिया मान लो, तो ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन हो रहे हैं। अब कंबाइन करके यहाँ से क्या हो रहा है, ये हीट तो लेगा नहीं, क्योंकि ये जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ही कंबाइन होकर के हीट रिलीज करेगा, राइट। तो ये हमें एक नया सब्सटेंस मिला जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड। तो ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे लिए न्यू सब्सटेंस हो गया। पहले हमारे पास कार्बन था, ऑक्सीजन था, और इसके बाद हमने जो बनाया वो क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। अब यहीं पे एक बात और आ जाती है, ठीक है। अब क्या, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे सीखने हैं आपको, देखना। इसको रब कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अब केमिकल रिएक्शन तो आप समझ गए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपको डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अब एक क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन बैलेंस करना, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो केमिकल रिएक्शन, एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन अकर्ड होता है तो उसकी कंडीशन, कंडीशन कंडीशन क्या है, देखना। कुछ शर्तें हैं। पहला, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई आयरन है, आयरन जो है मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया, राइट, तो उसमें ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन कलर की रस्टिंग हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड, कलर चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर। अगर मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हो, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, है ना। फिर स्टेट में चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, चेंजेस हैं। ये सारी चेंजेस अगर दिखे तो मैं बोलूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। और स्टेट में देखते हो आप, स्टेट भी दिखाया जाता है। तो स्टेट, तीन प्रकार के स्टेट दिखाए जाते हैं, और एक और दिखाया जाता है जिसको बोलते हैं एक्वस। ये एक्वस होता है, ठीक है। तो याद रखना, देखो, एक्वस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैस। तो गैस के लिए जी, ठीक है ना, याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है। तो इतनी बातें हो गई, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बेसिक थी, इतना बता दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने बोला हर पर्सपेक्टिव से आपको बताया जाएगा, और आप सारे की सारी आपकी एक बार में वन शॉट रिवीजन हो जाएगी, राइट। तो आइए जरा क्वेश्चन पे अटैक करें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा है देखा जाए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, गिव द रीजन, जस्टिफाई आंसर। जस्टिफाई द कि क्या जरूरत पड़ी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर आप लिखोगे कि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक टर्म आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही क्यों सर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होता क्या है ना। तो मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो सकता है पूछ दिया जाए, तो लिखना मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड nor destroyed, neither created nor destroyed during chemical reaction या in chemical reaction, right, chemical reaction, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मास को क्रिएट भी नहीं किया गया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। मतलब कहने का है, जैसे मैंने बोला कि मैंने अमोनिया ले लिया, एक नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और मैं जानता हूँ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बनता है NH3। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मास कंजर्वेशन ऑफ मास की जरूरत क्या पड़ी, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 2 इंटू नाइट्रोजन 14 ग्राम 14 यूनिट का होता है, 2 इंटू 1 यूनिट, तो दोनों इधर का कलेक्टिवली कॉल्ड कितना आ गया 28 प्लस 2 कितना हो गया 30। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, तो ये टोटल कितना आया 17। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि ये बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है। देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, बैलेंस तो है ही नहीं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो अब जरा देखना, इधर नाइट्रोजन 2 कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 नाइट्रोजन हो गए। अच्छा यहाँ पे 3 है, 3 6 हो गए ना, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अब क्या फर्क पड़ा। हमने देखा बिना बैलेंस किए तो हमारे पास क्या आया था वो देख लिया मैंने, और अब हम लोग देखते हैं बैलेंस कर लिया। अब मैंने बैलेंस कर लिया है और बैलेंस करने के बाद चेक करते हैं। बैलेंस करने के बाद हमने चेक करा तो ये कितना होगा 2 इंटू 14, और ये कितना हो जाए 3 इंटू 3 2 6 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ 34। और अब देखो यहाँ पे बाहर 2 है और अंदर क्या है 14 प्लस 3, तो आप देख पा रहे हो 2 इंटू 17 ये भी आ गया 34। मतलब कि जैसे ही मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, जैसे ही रिएक्शन बैलेंस किया तो हमें ये देखने को मिला कि इधर भी 34 आ गया और इधर भी 34। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, क्या जरा देखना, यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। क्या देख सीखा हमने, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। तो ये था हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ टू इंफॉर्मेशन व्हिच मेक केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल इंफॉर्मेटिव। क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो जरा, मैंने वही चीज बोला कि क्या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी मेंशन्ड। क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन जब होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या हमें देगा। मान लो अगर केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और किस तरीके से हमें रिएक्शन कराना है, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मुझे स्टेट पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस क्या स्टेट की, उसकी स्टेट क्या है। सॉलिड होगा तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, लिक्विड होगा तो भी हमें टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ेगा, गैस होगा तो क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सॉलिड लिक्विड हर एक स्टेट के लिए टेम्परेचर अलग अलग प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। या नेचर ऑफ सब्सटेंस भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस तो लिखा हुआ है कंडीशन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस रिटन इन एरो हेड, है ना। एरो हेड जो हमारा रिएक्शन जब हो जाएगा, तो मैंने अभी सबसे पहले ही बताया था कि जो रिएक्शन एरो हेड होता है, इधर हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, और इधर जो होता है हमारा रिएक्टेंट होता है, इस साइड रिएक्टेंट। ये मैंने बताया था कि नहीं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट से पहले मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बता दूं थोड़ा सा। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले आपने देख सुना होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेडॉक्स में दो प्रकार के रिएक्शन एक साथ होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होंगे आपके एक साथ होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखो
ऑक्सीडेशन की खास बात है कि इसमें ऑक्सीजन इंक्रीज होता है और हाइड्रोजन डिक्रीज। इसमें इसकी खास बात है रिडक्शन में कि हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया हमें फुलफिल करनी चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना। जैसे मैंने बोला कि CuO प्लस H2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, ये रिएक्शन बन गया। तो मैंने बोला कि कैसे डिसाइड होता है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब डिसाइड करना होगा तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पे डिसाइड होता है, प्रोडक्ट पे। तो कार्बन कॉपर जहाँ है वहाँ रखो, हाइड्रोजन जहाँ है वहाँ रखें। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि इसके पास ऑक्सीजन है, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम, और ये कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कम हो जाए। तो प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन कम हुआ तो ऑक्सीजन का कम होना क्या होता है, रिडक्शन। तो ये ऊपर वाला हमारा रिएक्शन कौन हुआ, रिडक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन को RED लिखूंगा मैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, देखो इंक्रीज कर गया। ऑक्सीजन इंक्रीज किया, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। अब सुनिए खास बात, ऑक्सीजन, ये तो दो टर्म हो गए, लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग, अब यहाँ पे दो प्रकार के रिएजेंट आते हैं कि अब ये रिएजेंट क्या है ना, कौन है सब्सटेंस ऐसा, रिएजेंट का काम कौन कर रहा है। तो देखो जरा, मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे कि ये जो जिसका रिडक्शन, आप याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप यहाँ पे खास बात ये है कि आप देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, डेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है ना, याद रखना। और सिमिलरली इसका उल्टा, ये जो हाइड्रोजन वाला है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस, आपके पेपर में आता है रिड्यूस सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको, अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 3Mn MnO4 O2 प्लस Al 4Al है, 4Al रिएक्शन कराया, बना 3Mn प्लस 2Al2O3 O3। ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो अब चेक करेंगे, हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है, हमें से पूछा क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है, ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, राइट। तो देखो जरा, यहाँ मैग्नीज है, जहां मैग्नीज है उसके पास एरो लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखो एरो आ गया। फिर एल्यूमिनियम जहां है उसका एल्यूमिनियम यहाँ लेके जाओ। तो एल्यूमिनियम के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन किधर बढ़ना चाहिए तब ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट के साइड में, राइट। अब यहाँ देखिए, मैग्नीज के पास पहले से ऑक्सीजन था, अब यहाँ मैग्नीज के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये हो रहा है रिडक्शन। और सेम उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा क्या करना है, उल्टे में देखना है कि कि कौन सा ऑक्सीडाइज, हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्यूमिनियम हो रहा है। देखो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस। और अगर पूछता मैं तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो MnO2, ये क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। क्या समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आपको उसको क्लीन करने की जरूरत क्यों होती है, तो क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड के लेयर होते हैं। ऑक्साइड के लेयर क्यों हो जाते हैं,
क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिवर कहीं पे भी रख देते हो तो मैग्नीशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम क्या हो, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, उस पर लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, वहाँ पे लेयर होती है, और इसको बैलेंस कर लो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो ये हो गया इसका रिएक्शन मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को जब भी रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लिया जाता है, क्योंकि उसके ऑक्साइड को लेयर को सेपरेट करते हैं ताकि कोई प्रिसिपिटेट ना बचे, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं ऊपर चलूं तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, व्हाट डज डू यू मीन द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। सबसे पहली चीज कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। और ये हीट से रिलेटेड है ना, हीट से, हीट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हीट से रिलेटेड है तो मैं बोल दूंगा हीटिंग के अनुसार कि एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। थर्मल रिएक्शन कितने, थर्मल डिकम्पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है ना, एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक वो होता है जो हीट क्या करे, रिलीज करता है, हीट रिलीज, मतलब हीट रिलीज करने का मतलब कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस ए है, ठीक है, और बी, जब मान लो कोई सब्सटेंस है, ये दोनों कंबाइन होकर ए बी बन गए, तो इस साइड में जो हीट रिलीज होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। हीट रिलीज होना मतलब इधर प्लस साइड में होगा, ठीक है। अब मान लो एंडोथर्मिक जो क्या करे, हीट गेन, हीट एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब करता है ये, हीट एब्जॉर्ब करे। हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, रिएक्टेंट से। जैसे मान लो ये भी कोई सब्सटेंस है, डिकम्पोज करेंगे तो इसको हीट देना पड़ेगा, तो ये हीट क्या करेगा, हीट, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब। तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी यहाँ पे माइनस, हीट जो होगा ना माइनस साइन में होगा, राइट। तो हीट हमने दिया किधर, हीट लिबरेट हुआ तो हीट इधर से निकल रहा होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में एंडोथर्मिक में हीट इधर ऐड होता है प्रोडक्ट साइड में। तो फिर से एक बार सुनना ध्यान से, इसमें डिफरेंस अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखो जरा। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो याद रखना, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट से की हेल्प से बता देता हूँ। हीट रिलीज होगा तो मैं याद रखना, अगर मान लो ये रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हीट हमारा प्रोडक्ट के साइड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंडोथर्मिक की, तो हीट क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं, क्या आएगा जरा देखो, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साइड में हीट का एडिशन होगा, और ये प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट, तो ऐसा तभी हो सकता है ना, अगर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसका होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके कौन से एग्जाम्पल होगा, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में क्या करना पड़ता, डिकम्पोजिशन में हमें क्या करना पड़ता है, हीट लाइट ये सब देना पड़ता है रिएक्टेंट को, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जनरली हमें ये टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो कार्बन सॉलिड है और याद रखना कि ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये डिपेंड करता है क्या, कि किस तरीके का हमारे पास रिएक्टेंट कैसा है, यानी कौन सी स्टेट, स्टेट बहुत मैटर करता है, राइट, स्टेट। तो आइए जरा देखिए, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, यहाँ से हीट देखो निकला है ना, हीट प्लस साइड में, प्रोडक्ट के साइड में हमारा प्लस है, एक्सोथर्मिक, यहाँ भी प्लस साइड में है, एक्सोथर्मिक। यहाँ देखो माइनस है ना, प्लस वाले हीट को अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा रिएक्टेंट वाले, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व करता है। अच्छा, इसकी अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन is also example of exothermic, also example, ये पेपर आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये, हेलो एवरीवन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करनी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा इस मार्कर को पतला कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए। चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि टायर नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले इसमें, इस क्वेश्चन में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और याद रखना, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बता रहा हूँ तो याद रखना, एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके साइड में सारे एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, राइट। तो सारे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो है ही, ठीक है ना। याद रखना कि जो मैं साइड में जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, मैंने क्या बताया, मैं ए प्लस बी, ध्यान से देखना, कोई कोई भी रिएक्टेंट है, दो ए प्लस बी, इसको रिएक्शन कराया मैंने और बन गया ये क्या, ए बी। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, दैट रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट सब्सटेंस टू मेक सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाता है बताओ, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट। और इसमें कितने होते हैं, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू रिएक्टेंट, राइट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात यह है कि रिएक्टेंट में आपको दो दिखेंगे, ठीक है। तो आइए जरा इसके इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे एग्जांपल है क्या? बिल्कुल, देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और H2 है, दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो आप याद रखना, कैल्शियम CaO का नाम जानते हो, H2O का नाम सबको पता है, और CaOH। देखो अब मैं कुछ फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ साथ में। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है बताओ, कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, सबसे पहले तो ये बता दो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। तो क्या बनेगा बताओ, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, राइट। तो अब कुछ खास बातें सीख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो वही काम फिर से करेंगे, राइट। कि एक क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना आप, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सारे फैक्ट्स, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि कैल्शियम आपको क्या क्या बन सकता है, इसके यूज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे फैक्ट लिखते जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे रिएक्शन को भी हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और इसको अपन लोग कराएंगे रिएक्शन H2O से, ये बनेगा CaOH प्लस, ठीक है। अब ये बताओ कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, क्विक लाइन कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम,
ठीक है ना। कॉमन में हमें क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, या इसी को एक और नाम से जानते हैं कॉमनली, बर्न्ट लाइम, बर्न्ट लाइम, ठीक है। और इसका तो सभी लोग फैमिलियर हो, H2O। तो H2O की कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो इलेक्ट्रोड पे डबल क्यों, एक इलेक्ट्रोड पे डबल डिपोजिशन होता है और एक पे कम। तो बाई मास अगर मैं बाई बोलूं, बाई मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8। और अगर बाई वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1, ठीक है। तो वहां हमें पूछा गया था बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम हमने लिख दिया। मास पूछता तो इसे लिखते, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है बताओ, ठीक है। अभी मैं और भी प्रोडक्ट बताऊंगा इसके बारे में, तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, स्लैट लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैट लाइम। स्लैट लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, ठीक है। पानी में डाल दो बुझ जाएगा, राइट। चूना, इसको चूना ही बोलते हैं, क्लियर ना, याद रखना। और याद रखना ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का इसका पहला एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने, और टाइप किस तरीके का रिएक्शन होता है, टाइप किस टाइप का रिएक्शन होता है बताइए। यहाँ पे रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताओ, यहाँ से हीट लिबरेट होगा क्या, बिल्कुल होगा हीट लिबरेट, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट, है ना। इसी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे फैक्ट उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आप लोग फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताते जाता हूँ वो, क्योंकि इसके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3BCl2 Al2 सुपर। आपको देखने के लिए नहीं लग रहा है कि यहाँ पे, अब दूसरा रिएक्शन में डिकम्पोजिशन बताता हूँ, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर 3 प्रकार की, ठीक है ना, याद रखना। अब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कैटलिस्ट, लाइट, और एक लास्ट दे देता हूं मैं, हीट लाइट, और एक क्या बच गया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसे थर्मल बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस, देखो पढ़ा हुआ है फटाफट नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, राइट। अच्छा ध्यान से सुनना, थर्मल 2 प्रकार के, अगर हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ, और हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, हीट रिलीज हुआ, ठीक है। तो हीट रिलीज होगा तो क्या होगा, तो हीट रिलीज होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखो यहीं पे मैं इस फ्लो चार्ट को बता देता हूँ कि अगर हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, थर्मिक, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। हीट एक्सोथर्मिक के रेस्पिरेशन एक कॉमन एग्जांपल आपसे वेरी बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है ना किसके एग्जांपल है, रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे मान लो अगर रेस्पिरेशन हो गया, और एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करता है, जैसे कोई भी चीज तोड़ना है ना, डिकम्पोजिशन जब भी करना हो तो हीट पहले देना पड़ता है, राइट। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने होते हैं जनरली, डिकम्पोजिशन जो होते हैं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, फोटोलाइसिस में। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या, किसके लिए होता है, तो जो हार्डेस्ट सॉलिड मटेरियल होते हैं ना, हार्ड, हार्ड सॉलिड
सॉलिड स्टेट में जो भी होते हैं उसे तोड़ने के लिए हमें हाई हीट देना पड़ता है। फोटोलाइसिस की बात करूं तो फोटोलाइसिस जो होता है ना, फोटोलाइसिस किसके लिए होता है बताओ? फोटोलाइसिस होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट के लिए। लो रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, लो रिएक्टिव एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, लो रिएक्टिव एलिमेंट के लिए, जैसे सिल्वर, कॉपर, Hg और Au। इस टाइप के अगर कोई कंपाउंड है तो उसको उसमें रिएक्शन के लिए हम फोटोलाइसिस जो इजीली ब्रेक हो जाए, ठीक है। एक नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मेरे से पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन कौन हो सकते हैं? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सब क्या है कि मैं लिख रहा हूँ, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इतने सारे फैक्ट थे तो मैंने बता दिया। रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ना, रिफाइनिंग में हाईली रिएक्टिव मेटल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, मेटल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। जितना है आपके सिलेबस में रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इतने सारे फैक्ट मैंने लिख दिए, ठीक है ना। एक अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ पे जरा बताओ मुझे, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन कौन हो रहा है, तो ये रहा डिकम्पोजिशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Fe, देखो ध्यान से, FeSO4, ठीक है ना। FeSO4 सॉलिड है, ठीक है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, और यहाँ लिख रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैंने बोला था कि सॉलिड जब भी हो तो इसे हम लोग हीट देते हैं, राइट, हीट देते हैं, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है, और सॉलिड भी है, ठीक है ना। तो और कुछ फैक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे फेरस सल्फेट से रिलेटेड, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट में, ठीक है। और आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करो, आप लोग को, आप लोग लाइक और शेयर कर दोगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए तो आप इतना काम कर दो, फिर देखो आपको कितने क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, है ना। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहली चीज Fe2O3 प्लस SO4 सल्फेट और SO3 सल्फाइड, ये बन जाता है, ठीक है ना। ये भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड हो जाता है। तो फेरस जो होता है, फेरस सल्फेट, अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूं तो फेरस सल्फेट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसका अगर मैं कलर की बात करूं, कलर की, तो कलर किस तरीके का होता है, तो फेरस सल्फेट जो होता है ना, कलर जो होता है ग्रीन विट्रॉल होता है, इसे ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, ग्रीन विट्रॉल, विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल से जानते हैं। अगर वही होता है कॉपर सल्फेट तो ब्लू हो जाता है, राइट। तो इसको बैलेंस कर लेना, आप बैलेंस कर लोगे ना। तो मैं यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर ये देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट टर्म, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि सिंगल होता है इधर, और सिंगल रिएक्टेंट, और इस साइड क्या हो जाते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट बन सकते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या लग रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की खास बात, ये आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो आयन एक्सचेंज होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता, तो ये रहा आपका आंसर। आप इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से मेरे को कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम का, या इसमें चले जाना आप, चैनल के होम पेज में चले जाना, तो वहां पे देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। तो वही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पे बताया, देखो यहाँ पे बताया है ना, हाँ बताया, कहाँ बताया है, H2O का कहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो H2O का थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी कि H2O में बाई वॉल्यूम की अगर बात करें, H2O में अगर बाई वॉल्यूम में, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है, देखो देखो, अगर मैं H2O की बात करूं, कहाँ गया, हाँ, अगर मैं H2O की बात करूं, H2O की, तो H2O की दो प्रकार से रेशियो बढ़ सकते हैं, किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो लिख लेना इस चीज को, अगर बाई वॉल्यूम अगर बोल दे तो ये हो जाएगा 2:1, 2:1। लेकिन अगर बोल दे कि भाई मास बताओ, भाई मास, भाई मास मतलब द्रव्यमान, तो 1:2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है दो, तो इसी बाई वॉल्यूम के कारण ही यही रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पे उसका डबल अमाउंट में क्या होता है, डिपोजिशन होता है गैसेस का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड पे, ठीक है ना, याद रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये उम्मीद है कि याद कर लिए होगे, और भूलना मत कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है ना, हीटेड इन ड्राई ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे कोई भी रिएक्शन कराना है तो हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, बताइए, कैसे पता, जैसे मान लो मेरे को कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं कुछ भी करा रहा हूँ, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि इसमें बदलाव क्या हो रहे हैं, राइट, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर रिएक्शन। जब कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को एक पेन कंप्लीट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी रिफिल लेंगे, ठीक है, फिर इसका पेन लूंगा मैं, फिर कैप लगाऊंगा, फाइनली वो बनता क्या है, सारी चीजें मिक्स करके एक पेन बन गया। तो मैं डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसकी, अब बताओ, अगर रिफिल कैसी होती है, जब इन सबको रॉ मटेरियल, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन की बात है कि अगर मैं रॉ मटेरियल जो ले रहा हूँ उसको अगर मिक्स करते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, राइट। तो वही बोला, तो हम ऑब्जर्वेशन करते कैसे, देखने में कैसा लगेगा, मतलब उसका व्यू कैसा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला कलर देखेंगे, और दूसरा स्मेल, उसकी स्मेल, अगर मान लो फेरस सल्फेट है, ध्यान से सुनो, सल्फर की स्मेल ज्यादा होती है, याद रखना, सल्फर, ठीक है ना। आज जरा बात करते हैं कि अभी मैंने रिएक्शन लिखा था, FeSO4 का रिएक्शन लिखा था क्या, कि अगर अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2 O3 प्लस SO4 और प्लस SO3, ये बन गया। अब ये सल्फर की स्मेल है, इसमें सल्फर की स्मेल आएगी, है ना, स्मेल, यहाँ से सल्फर की स्मेल, और कलर क्या दिखेगा, ये कैसा था, ब्लू, सॉरी ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है, मैंने बता रखा था। आगे देखो, तो यहाँ पे मैंने बोला कि हीट दे करके मैंने ब्रेक करा है, तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यही क्वेश्चन में भी पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन, पोजिशन, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन, अच्छा डीकम्पोजिशन हो गया, एक्सप्रेस्ड, राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता था कि कौन सा डीकम्पोजिशन, तो आप याद रखना, हीट दे रहे हैं तो थर्मल, क्या बोल रहे हैं, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन याद रखना। फिर वाइट बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन, तो यही रहा केमिकल इक्वेशन,
तीनों देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा फास्ट करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। बोल रहा है कि अगर लीड नाइट्रेट है, ध्यान से देखना, PbNO PbNO3 ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको आयन देखेंगे तो P पे +2 आयन होता है, ठीक है, और NO3 पे -1 आयन होता है। तो ये आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, PbNO3 ट्वाइस, राइट। तो ये मेरा लेड नाइट्रेट है। उसके साथ बोला क्या कि अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपके बुक में, देखना थोड़ा सा, इसको थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं लेकिन रहते हैं एग्जाम्पल बुक के ही हैं। तो ये जो है ना एक्वस फॉर्म में है, राइट, एक्वस फॉर्म में, और पोटेशियम आयोडाइड ऑल्सो एक्वस फॉर्म में। जब इसका आप लोग रिएक्शन कराओगे तो ये होगा क्या, बताओ जरा। तो बोल रहे हैं क्या कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जब भी हम लोग करेंगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, देख लो आप जरा। तो आइए देखते हैं। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप देखोगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, तो ये PbI2 हो जाएगा, PbI2 और KNO3, यही प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक चीज देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, K चला गया इसके पास, ठीक है ना, और I आ गया इसके पास। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करते ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2KNO3, ठीक है ना। ये हमने बैलेंस कर लिया। अब ये बात पूछी जा रही है क्वेश्चन में कि किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो देखो, रिएक्शन अगर पूछेगा तो ये कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर ये नहीं रहा तो आप दूसरा क्या देखो, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन इसका नाम क्यों दे रहा है, जानते हो। प्रेसिपिटेशन इसका नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या बन रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे। येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यहाँ पे क्या बन रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। कौन बनेगा प्रेसिपिटेट, बताओ। प्रेसिपिटेट कौन है, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बताओ, बताओ। तो ये जो है ना PbI2, ये देख रहे हो आप, ये दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। और ये भी कैसा, ब्राइट एकदम, है ना, चमकदार एकदम, येलो कलर का होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना। लीड नाइट्रेट की बात करें अगर, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट विल बी कंटेन व्हेन लीड नाइट्रेट हीटेड सिंपली। अगर सिंपली हीट कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, PbO यानी लीड ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होंगे, राइट। तो ये रिएक्शन रहा आपके बुक का क्वेश्चन, ठीक है। और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये दोनों को, सारे के सारे हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर ज़्यादा हाईलाइट, जिस पे स्टार लगाऊं उसको जरूर कर लेना। और कुछ फैक्ट भी बात कर ले थोड़ा सा। याद रखना कि अगर मैं लीड आयोडाइड को थोड़ा सा, लीड आयोडाइड के बारे में एक फैक्ट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीड आयोडाइड को जब हम लोग थोड़ा सा हीट कर देंगे, नॉर्मली हीट करेंगे, तो इसका कलर क्या हो जाता है, नॉर्मल हीटिंग कर देंगे इसको तो इसका कलर हो जाएगा रेड और ऑरेंज, ऐसा रेड एंड ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा, ऑरेंज, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं।
आलू रब कर लो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि वाई द वाई यहाँ पे आ जाओ। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स डिप इन इट। ये भी आपकी एक्टिविटी का क्वेश्चन है ना। ये भी आपके एक्टिविटी का क्वेश्चन है आपके बुक के। ठीक है, बोल रहा है कि क्यों हो जाता है ऐसा। तो अगर आप तुम खुद से सोचो कि अगर मैं इसको सॉल्ट में डुबा दूं क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट को आयरन, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना। ये कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और इसी में मैंने आयरन यानी Fe का एक नेल डाल दिया, ये हमारा Fe है। तो होगा क्या, तो आप याद रखना कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस में है और इसके साथ में Fe को डाल दूं तो होगा क्या। तो Fe क्या करेगा कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव है ना, और F क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बनेगा क्या, FeSO4 और प्लस Cu। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन क्या हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और यही मेटल नॉन मेटल में अगर इसको पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अगर यही नॉन मेटल मेटल में पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, हम लोग रीजन क्या लिखते हैं, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई कॉपर इज डिस्प्लेस बाय फेरस। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो, बोल रहा है कि व्हाई द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन लिखना है अपोजिट होता है तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड एलिमेंट। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन पहले ही मैंने बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको सिंपलर में ब्रेक कर देते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक एग्जांपल कॉपर सल्फेट का मैं यहाँ पे लिया है CaCO3। CaCO3 इज नथिंग बट, याद रखना इसकी खास बात भी बताता हूँ, ये क्या है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है। ठीक है ना। और कहीं भी एक चीज और खास बात याद रखना कि कहीं भी कार्बोनेट दिखे तो ये CO2 और O2 निकलेगा, याद रखना ये चीजें। CO2 में जरूर दिखेगा वहां पे रिएक्शन में आफ्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा वो कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं अमोनिया उसका जस्ट उल्टा होता है। एक एक एग्जांपल भी देख लो आप। दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, अमोनिया बन गया यहाँ पे, यानी NH2 प्लस H2, ये क्या बन गया NH3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर which of the following display the chemical reaction, observe carefully and answer it। तो ये देखो ध्यान से देखना, ये सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड। इसमें के एक बीकर है जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा है और यहाँ पे ये सन है, सन से लाइट आ रही है। तो सन से लाइट आती है तो ये ब्रेक हो जाता है। यानी हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड, और इसमें क्या किया, सनलाइट, सनलाइट। तो ये क्या हो जाता है, आपको याद है कि Eg प्लस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और Cl2 गैसियस में। बैलेंस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो अब जरा ये बताओ मुझे कि ये Ag सिल्वर क्लोराइड ये लो रिएक्टिव है ना, मैंने बताया था कि लो रिएक्टिव जितने होते हैं वो सनलाइट में ब्रेक हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोलाइसिस बोल सकते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फोटो केमिकल, केमिकल रिएक्शन हो बोल सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि इसमें कलर, बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हाउ विल बी हाउ विल द कलर ऑफ द सॉल्ट। ठीक है ना, तो सॉल्ट किस कलर का हो जाएगा बताओ।
राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, मैंने लिख भी रखा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये किस कलर का, व्हाइट से ग्रे हो जाएगा जब कलर हम, द सॉल्ट विल बी, दिस सॉल्ट विल बी चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, जनरली व्हाइट होता है, व्हाइट से सिल्वर हमारा गया, व्हाइट, व्हाइट से ये किस कलर में हो जाएगा बताओ, ग्रे कलर में हो जाएगा, व्हाइट टू ग्रे कलर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेंशन द कमर्शियल यूज ऑफ सॉल्ट, कमर्शियल फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जो ए सिल्वर क्लोराइड है ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है ना, फोटोग्राफी प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे बुक के लास्ट पेज में लिखा रहता है, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है कि स्पॉइलिश फूड कंटेनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल या फैट, है ना, फैटी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, ऑयल फैट, तो वो कहता है, अच्छा इसको प्रिवेंट, लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिवेंट, मतलब विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम द रेंसिडिटी, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट कौन हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन पैकेट, चिप्स वाले पैकेट आप देखो, लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दूसरा हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, देखते हो आप लोग कोई भी चीज सामान को रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो जिसकी ड्यूरेशन 2 दिन की होती है उसकी ड्यूरेशन कुछ बढ़ जाती है ना, याद रखें, तो और खराब भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन एक्स, सब्सटेंस एक्स इज यूज इन वॉशिंग, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, वॉशिंग में यूज किया जाता है। पहले बोल रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कहाँ यूज होता है। इसलिए मैं ऊपर बता रहा था कि लाइम स्टोन क्या है, उसका यूज कहाँ होता है, फिर मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बर्न्ड लाइम क्यों कहते हैं उसको, और वहाँ वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन वो लिख के देगा, है ना, स्टोरी बना के देगा वो, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, बोल रहा है कि एक्स वॉशिंग में, चलो मैं लिख देता हूँ कि एक्स क्या है, वॉशिंग में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, वॉशिंग में यूज किया जा रहा है, अच्छा ठीक है। फिर पढ़ते हैं व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स, तो उस एक्स का नाम बताना, मतलब मुझे यही हमें, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर, अब केमिकल रिएक्शन कराना है विथ वाटर, H2O के साथ कराना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आप मुझे ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स, एक्स वो चीज है जो वॉशिंग में यूज किया जाता है ना, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का मतलब जानते हो, मलपुट्टी, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, तो व्हाइट वॉश में मलपुट्टी, तो ये CH ही होगा ना, और इसको हम लोग H2O से करा देंगे, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जब पानी में डालेंगे इसको, तो ये देखो ध्यान से, H प्लस और OH माइनस से बना है, और ये क्या बनेगा, CaO, Ca+2 और O-2 ऐसे बना होगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, Ca का रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CaOH ब्रैकेट ट्वाइस, और प्लस यहाँ से क्या होगा, H प्लस और H2O बन जाएगा, ठीक है ना, H2O, और साथ में हीट भी रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज खत्म, ठीक है ना। तो याद रखना, जब पानी के साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये बताने की जरूरत नहीं है, कितनी 2-3 बार बता दिया, ठीक है ना। गिव द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक एग्जांपल ये दे देना इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेस्पिरेशन जो होता है ये किसका रिएक्शन है बताओ, रेस्पिरेशन जो होता है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, और यहाँ से हीट क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीट रिलीज होती है, यहाँ से हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट देखो, बोला कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, चलो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं अब आगे। तो मेरे पास दे रखा है कि CaO प्लस Zn, Cu सॉरी Ca ना, Ca, यहाँ पे Ca है, ये Cu होगा, ठीक है ना, कॉपर है यहाँ पे, CuO और जिंक, तो ये बनेगा Cu प्लस Zn, ये। तो अब जरा ध्यान से देखो, कॉपर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, कॉपर यहाँ पे पहले ऑक्साइड था अब नहीं है, तो ये रिडक्शन हो गया, यही बताया था ना कि जहाँ ऑक्सीजन, ये यहाँ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट से डिसाइड करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिंक है, और जिंक अब क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन,
तो आपसे पूछा है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस बताइए। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूस। तो देखो जरा, जिंक लिखा होगा, जिंक रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड आपका, सॉरी जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। उल्टा लिखा है क्या, जिंक इज, अच्छा कौन किसका ऑक्सीडेशन पूछा है, तो सब्सटेंस नहीं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसको ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, ठीक है ना। रिड्यूस सब्सटेंस बोल रहे हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस सब्सटेंस यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये एजेंट है, एजेंट। हमसे पूछा है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, याद रखना रिडक्शन, याद हो गया। नेक्स्ट आगे देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस इट। बोल रहा है कि हाइड्रोजन कंबाइन विद गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को मान लो H2 लिखा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस लिखूंगा। तो याद रखना कि गैसियस जितने भी होते हैं वो बाई मॉलिकुलर होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे और ये बनेगा अमोनिया NH3। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 लगा देना, यहाँ पे 3 लगा देना, क्लियर। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने H2S लिखेंगे। यही फॉर्मूले ही लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं, क्या याद नहीं रहता है, फॉर्मूला बनाना नहीं है आपको, आयंस अगर याद है तो फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बोला तो H प्लस और S में -2 होता है, इसके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ये H2S बन जाएगा, और उसको ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड को लिख देंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4, और इसके पास थ्राइस। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, दो चीजें हैं ना, तो ये आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो AlCl3 डिस्प्लेस हो गया, ये लिख लेना। अब प्रिसिपिटेट बन गया, ये एरो मार्क क्या बता रहा है, प्रिसिपिटेट बन गया, यहाँ पे PPT बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पोटेशियम मेटल को रिएक्ट करा दो वाटर के साथ तो क्या बनेगा, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे बन रहा है ना, और ये कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको कर लेना, ये आपका टास्क है, ये होमवर्क है आपका, इसको कर लेना। और नहीं है पहले खुद से करना, फिर इसके बाद इसको आपको क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन देख के आपको लिखना है, राइट। चलो 20 पे आते हैं, लास्ट लास्ट 20 पे आते हैं, 20 पे बोला कंप्यूट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्या क्या मिसिंग हो रहा है, तो देखो जरा, इसके स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्स क्या है, PbI2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था PbI2 जब बनता है तो वो क्या बना, सॉलिड बना, तो एक्स क्या है, सॉलिड है यहाँ पे, और वाई क्या है, KNO3 एक्वस फॉर्म में, सॉल्ट हमेशा एक्वस फॉर्म में, KNO3 इज अ सॉल्ट, है ना, देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट आ जाओ, तो एक्वस हो गया, यहाँ पे आ जाओ, बोल रहा है कि कॉपर सॉलिड हो गया, ठीक है ना, तो कॉपर सॉलिड है। नेक्स्ट हमसे एक्स वाई पूछा है ना, एक्स क्या होगा, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, XAG हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, मैं पूछा क्या यहाँ पे, स्टेट पूछा है क्या, जिंक सल्फेट का स्टेट, तो ये हो जाएगा एक्वस, एक्वस हो जाएगा, एक्स एक्वस हो गया। वाई क्या है, H2 गैस हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, अच्छा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट, एक्स क्या हो जाएगी हमारी, हीट हो जाएगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये था आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट जो था, हमने ये इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट थे चैप्टर 1 के
इम्पोर्टेंट जो लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहिए, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा मेरे, क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट वो आएगा आपका किसका, न्यूमेरिकल। इसके बाद में एक कोई भी साथ साथ इसके पैरेलली में न्यूमेरिकल वाली सीरीज भी चला रहा हूँ, राइट। तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट गो थ्रू करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल के 2 ही चैप्टर हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डेली 4 to 5 क्वेश्चंस, एवरी 4 to 5 क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिसिटी से करें, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना। और 4 से 5 क्वेश्चन आप लाइट से, क्वेश्चन करें आप क्या, लाइट चैप्टर से, है ना। लाइट चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर पक्के आएंगे यहाँ से, 5 मार्क्स आपके क्या हैं, पक्के हैं, ठीक है। यहाँ से डेली 4 से 5 क्वेश्चन करें। और पैरेलल, इसके पैरेलल में अगर साइंस का रिवीजन करना है तो इसके पैरेलल में आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करें रिवीजन, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर, और एक चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ कि बायो जो है ना, बायो में रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है ना, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, वो वाला चैप्टर जरूर करना। और लास्ट के इन्वायरमेंट, सभी लोग इन्वायरमेंट जो आवर इन्वायरमेंट है ना, तो जरूर करना भूलना मत, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और सभी को तो शेयर जरूर करें। और जो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो चाहिए, ऐसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आऊँगा इसका, क्या बोलते हैं, एसिड बेस से रिलेटेड सारे निचोड़ क्वेश्चन उसके लेके आऊँगा मैं, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं कम क्वेश्चन ज़्यादा आउटपुट देगा, राइट। और पूरी के पूरी चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे एक बार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहें इस तरीके से आप लोग।